हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वेरी गुड। तो गाइस, टर्म वन का रिजल्ट भी देखिए आ चुका है। मैंने कल इसके बारे में एक वीडियो दिया था आप लोगों को। एंड अब टर्म टू की तैयारी बिल्कुल अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए, है ना? तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमोस्कायर पे, है ना? तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है गाइस? इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कंटेंट करते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी डरना नहीं है फ्रेंड्स, डरना नहीं है स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको? आपको इसको टैकल करना है, अच्छे से समझना है और समझते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख सकते हो आप लोग कि मैंने टॉपिक यहाँ पे ले लिया है ऑलरेडी, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ स्टैंडर्ड 10। ओके गाइज, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 10 के लिए, ये क्योंकि 10 के लिए ही मैंने ये सीरीज़, ये कोर्स मैंने जो शुरू किया है, 50 डेज़ का कोर्स मैंने जो है आपके लिए स्टार्ट किया है। तो ये 50 डेज़ के कोर्स में गाइज आपका सबसे पहला आज का क्लास है फिजिक्स, ऑफ कोर्स बाय मी, यानी जेपी सिन्हा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी आपको लगाए, जिनको देख के आपको इमेजिन हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो बिना आगे ज़्यादा समय बर्बाद किए हम लोग जल्दी से आते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे। तो सेकंड स्लाइड देखिए, यहाँ इंट्रोड्यूस होता है चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई ज़्यादातर जब कभी भी आप कोई प्रैक्टिकल दे रहे होंगे या कुछ भी ऐसा दे रहे होंगे या कर रहे होंगे, जब कभी आप किसी के सामने कहोगे कि मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो आपसे जो सबसे पहला सवाल अराइज किया जाता है वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहले यही पूछा जाता है गाइस कि आफ्टर ऑल अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। कई बार बच्चे दोनों को एक ही चीज बताते हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं पूछूं बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें भी यही आंसर, सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या दोनों सेम है? नो, बिल्कुल नहीं। तो क्या है भाई दोनों में डिफरेंस? तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके रखा है बच्चों। आप इससे समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए तो यू कैन से द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, जिसको किसी भी और दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है। हमारे लिए ये एक एनर्जी है। क्या है गाइज? एनर्जी है। और इसको किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर आपको ये इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली भाई एक बल्ब यूज़ करो, एक ट्यूबलाइट यूज़ करो, एक एलईडी यूज़ करो और यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लाइट। एक बल्ब यूज़ करके बस सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको मैं कहूँ यहाँ से कि इसमें से हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करो, तो आप सिंपली एक आयरन या फिर एक गीज़र, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आराम से कन्वर्ट कर सकते हो गाइज। सिमिलरली आप इससे किसी भी दूसरे फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में मुझे जाना है, केमिकल एनर्जी में मुझे प्रोसीड करना है, तो सिंपली यू विल यूज़ बैटरी। एक बैटरी आप यहाँ पे यूज़ करोगे और बैटरी यूज़ करके कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा गाइज। तो ये सारा जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन बस एक सिंपल डिवाइस यूज करके हो रहा है और किसी भी दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ से इसको साउंड एनर्जी में ले जाना है तो भी आपके पास इजी एक स्पीकर आप इसमें यूज करो, आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ऐसा कोई दूसरा एनर्जी नहीं है। लाइक अगर आप कोई भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप यहाँ से लेते हो, कोई भी दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लिए हीट, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लिए साउंड, तो इससे सारे में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ऐसा अगर हम चाहें कि इससे साउंड एनर्जी से सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, नॉट पॉसिबल। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ
एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी मटेरियल। जैसे इस तरह का कोई मटेरियल है, इस मटेरियल से कोई ये चार्ज जो है यहाँ से पास हो रहा है, चार्ज इधर या इधर जिस भी डायरेक्शन में पास हो, डजंट मैटर, किसी भी डायरेक्शन में, अभी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस पास होना चाहिए। तो कोई मटेरियल से अगर पास होता है कुछ पार्टिकुलर टाइम में, तो उसके रेट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आपसे पूछा है कोई, तो आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता सकते हैं गाइज कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब जो चार्ज फ्लो आउट होकर के जाएगा वो डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम के साथ इसका रेट कैलकुलेट किया जाता है, टाइम से डिवाइड किया जाता है। तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं बता दूं, ये आई से इंडिकेट होता है और चार्ज बाई टाइम होने के कारण इसका फॉर्मूला बन जाता है Q अपॉन टी। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको क्वांटिटी पूछा जाए तो आप स्केलर क्वांटिटी बताना। हाँ, कुछ बुक में इसको टेंसर क्वांटिटी भी लिखा जाता है गाइज, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया जाता है टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो कई जगह टेंसर क्वांटिटी भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे आप स्केलर बता सकते हो। यूनिट की मैं बात करूं कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट आप बताना एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, जिस एम्पियर का मतलब होता है कुलाम्ब पर सेकेंड। कुलाम्ब पर सेकेंड, एम्पियर को कुलाम्ब पर सेकेंड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भाई चार्ज बाई टाइम था, तो चार्ज का मेजरमेंट होता है कुलाम्ब में, और टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो होता है सेकेंड में, तो कुलाम्ब पर सेकेंड इसका फार्मूला बन गया। इसी तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं थर्ड स्लाइड की ओर, तो देखिए थर्ड स्लाइड में है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि अभी मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो भाई ये चार्जेस क्या है ये जानना जरूरी है। तो देखिए चार्जेस को बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट किया होता है, लाइक यहाँ पे कोई एक एटम है, लेट सपोज सोडियम एटम ही है, तो अभी एटम है, न्यूट्रल है भाई। और जैसे ही अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे किसी को, तब ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है Na+, यानी चार्ज बन गया। सिमिलरली अगर हम कोई क्लोरीन ले लें, क्लोरीन अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया किसी से, तो ये क्लोरीन क्या बन जाता है, Cl-, यानी चार्ज बन गया। तो कोई भी एटम ही है जो अगर अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले किसी और के इलेक्ट्रॉन को, या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इन दैट केस इट बिकम्स अ चार्ज। इसी केस में ये चार्ज बन जाता है और हम लोग इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं गाइस। तो अगर कोई मटेरियल एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को, तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, लाइक दिस। ये क्लोरीन में से देख लो, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया तो ये कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। जबकि यहाँ पे सोडियम में देख लो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन देन बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा बन गया, वही पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इससे क्लियर ये होता है हमारा कि जो चार्ज के टाइप्स हैं, अगर चार्ज को हम टाइप में बांटना चाहें, तो वन विल बी द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल बी द नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होंगे, एक को पॉजिटिव कहा जाएगा, एक को नेगेटिव। और अगर यूनिट की मैं बात करूं कि चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट होता है गाइस कूलाम्ब। क्या यूनिट होता है, कूलाम्ब। कूलाम्ब इसका ऐसा यूनिट होता है। जॉर्ज कूलाम्ब ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, इसके बारे में सारे डिटेल्स बताया था, इसलिए उनके नाम पे कूलाम्ब इसका यूनिट पड़ गया। और मैं आगे बात करूं अगर इस चार्ज के बारे में, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का, याद रखिएगा गाइज। और अगर कोई पूछे एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके अगर अपना चार्ज इकट्ठा करते हैं, तब जा करके वो बनता है 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। कितना कूलाम्ब ऑफ चार्ज बनता है गाइज, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये डेफिनेशन हो गया। चलिए जल्दी से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। तो हमारा अगला स्लाइड कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल देखिए चार्ज को कैरी करके लाने वाला वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। तो मान लो यहाँ कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के फॉर्म में है, जिसको यहाँ से कैरी करके कोई लाया, कोई एक तरह का एनर्जी था, कोई एक तरह का फोर्स था, या कोई एक तरह का वर्क डन था, जो इसमें इस वायर में इसको उठा करके इस इलेक्ट्रॉन को लाया।
जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन पे कोई तो उस पर फोर्स लगाया होगा, कोई तो उस पर एनर्जी लगाया होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आए, वो चार्ज मूव करते हुए हम तक पहुंचा। तो वो जो भी फोर्स था या जो भी वर्क डन उस पे हुआ है, अगर हम उसी वर्क डन को कैलकुलेट कर लें, वर्क डन को कैलकुलेट कर लें पर यूनिट चार्ज के लिए, किसके लिए, पर यूनिट चार्ज के लिए, तो यही कहला जाता है पोटेंशियल। यही क्या कहला जाता है गाइस, पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल का फार्मूला हो गया वर्क डन टू कैरी द पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। क्योंकि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इस पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, तो वर्क हुआ। और कितने चार्ज को लाए, मान लेते हैं Q चार्ज को लाए, तो Q चार्ज को लाए तो Q से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा W बाई क्यू जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में कि पोटेंशियल का यूनिट क्या लिखा जाएगा। तो पोटेंशियल का यूनिट लिखा जाता है गाइस वोल्ट। क्या लिखा जाता है, वोल्ट। और इसको मेजर करने के लिए जो इसका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम इसको यूज करेंगे, मेजर करेंगे, तो यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वोल्ट मीटर। क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। ओके गाइज, तो वोल्ट मीटर इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट इसके पिछला स्लाइड में मैंने बताया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट हो गया इसका वोल्ट मीटर। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये किस तरह की क्वांटिटी होगी, तो ये वेक्टर, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है गाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि 11th में इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उस समय पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप इसको कौन सी क्वांटिटी कहोगे, स्केलर क्वांटिटी कहोगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहता है क्या भाई कि मान लेते हैं कि कोई चार्ज जो है वो इस वायर में तो आ गया था, इस पॉइंट तक आ गया था, ये ए पॉइंट तक ये क्यू चार्ज आ गया था। अब ए पॉइंट से भी अगर आगे बढ़ाना पड़ा यहाँ कहीं बी पॉइंट तक इसी चार्ज को, तो फिर से कोई वर्क डन होगा। तो कोई दो नोन पॉइंट तक मूवमेंट अगर होता हो, तो इस पॉइंट तक कोई इनफाइनाइट पॉइंट से जो चार्ज लाए, इसके लिए पोटेंशियल हुआ मान लेते हैं VA। और इसी चार्ज को B तक अगर हम लाए तो इसके लिए हुआ VV। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VV माइनस VA, VV माइनस VA हो जाएगा गाइस। तो B तक लाने के लिए हुआ वर्क डन टिल B बाई क्यू, अब माइनस A तक लाने के लिए हुआ वर्क डन टिल A बाई क्यू। तो आप चाहो तो इसका Q कॉमन कर लो और आप इसको लिख सकते हो WB माइनस WA, WB माइनस WA। यानी वर्क डन का जो चेंज होता है, वर्क डन का जो चेंज होता है डेल्टा W बाई क्यू, यही कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर बात करते हैं हम इसके भी यूनिट की कि इसका यूनिट क्या होगा, तो बिल्कुल सेम यूनिट होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता था, यानी वोल्ट होगा। और इसके लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, तो इसका भी इंस्ट्रूमेंट होगा वोल्ट मीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा गाइज, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आई होप सो आप समझ गए। चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड हमारा कहता है ओम्स लॉ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ इन द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। एंड इससे बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं जैसे ये लॉ आता है तो, लेकिन ये डरने वाला कोई लॉ नहीं है, बहुत ही आसान सा लॉ है गाइज। कहता क्या है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देखो इसका कंडीशन है, सबसे पहले ही कंडीशन बता दिया कि टेम्परेचर भाई कांस्टेंट कर दो मेरे लिए। अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ाया या घटाया तो अच्छी बात नहीं होगी, पहले ही कर दिया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कहने का मतलब चार्ज को जो इधर से ला के देता था वो पोटेंशियल होता था, तो जितना ज़्यादा ये पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा देखो यहाँ से करंट जो है फ्लो करके निकलेगा, तो करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू लगा देंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, I इंटू आर। एक R कॉन्स्टेंट यहाँ पे लग जाता है, तो इसका फॉर्मूला बन गया ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे ये R जो है, R को हम एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं। और इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, तो इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेसिस्टेंस।
तो रेसिस्टेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ का यही फॉर्मूला है गाइज। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अब हम रेसिस्टेंस निकाल लें तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट बन जाएगा। और V अपॉन आई से इसका एक यूनिट मिलेगा, क्या यूनिट मिलेगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही कहा जाता है ओम, और इसको इंडिकेट करते हैं इस वाले सिंबल से। इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा, लेकिन ऐसे इसको क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका जो लॉ दिया है वो ओम ने दिया है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस होगा या कोई भी जो बॉडी होगा या कोई भी जो वायर होगा उसके रेसिस्टेंस ऐसे ही गिवन रहेंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कुछ भी यहाँ हो सकता है ऐसे। तो इस तरह के फॉर्मेट में गिवन रहेंगे। मतलब यहाँ इसका जो यूनिट हुआ वो यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। तो इसको ओम्स लॉ कहते हैं। बहुत ही आसान है गाइस कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा वायर में करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ, इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, और भी प्रोपोर्शनल आई करने के बाद हम लोग भी इज इक्वल टू आई आर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें आर एक कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट यानी वो रेसिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अब अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड देखिए हमारा क्या है, स्लाइड नंबर 7। तो अगला स्लाइड है रेसिस्टेंस, क्योंकि जस्ट अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा तो ओम्स लॉ में आया रेसिस्टेंस का बात, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है। अपोज करता है मतलब प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है गाइज, रोकता है। अब जैसे ये वायर है तो वायर के कुछ इंटरनल मटेरियल तो इधर इधर होंगे ना भाई, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करने लगे तो डेफिनेटली उसको कुछ तो अपोज करेगा, थोड़ा भी, लिटिल बिट भी तो अपोज करेगा। तो यही अपोज क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। और इस बेसिस पे अगर मटेरियल को बांटा जाए, किसी भी तरह के मटेरियल को अगर बांटा जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो मटेरियल 3 पार्ट्स में बट करके मिलते हैं। एक बनते हैं बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस क्रिएट करने वाले, जिनको कहा जाता है इंसुलेटर। बहुत कम करने वाले, एकदम कम, जिनको कहा जाता है कंडक्टर, है ना। और जो बहुत ज़्यादा हाई करते हैं उनको कहा जाता है इंसुलेटर। और जो एवरेज रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं उनको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। तो गाइज इस तरह से ये 3 पार्ट में बढ़ता भी है मटेरियल। एक कंडक्टर जिसमें रेसिस्टेंस बहुत लो हुआ, एक इंसुलेटर जिसमें रेसिस्टेंस बहुत हाई हो गया, एकदम रोक दिया इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ही नहीं होने दिया, और एक सेमीकंडक्टर जिसमें एवरेजली जो है रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो ऐसे हम लोग इंटरनल प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस का आपको बता ही दिया मैंने फॉर्मूला, V अपॉन आई हो जाएगा गाइज। और इसके लिए जो SI यूनिट यूज होगा वो SI यूनिट ओम यूज होगा, जिसको कि इस ओमेगा सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये वायर का इंटरनल प्रॉपर्टी है, मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर के अंदर का प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। ओके, तो दैट्स अबाउट द रेसिस्टेंस। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइज हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड देखिए हमारा क्या कहता है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस डिपेंड्स। रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसका सबसे पहला फैक्टर है लेंथ पे। कहता क्या है गाइज कि जितना ज्यादा लेंथ रखोगे आप वायर का उतना ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। तो मान लो कि ऐसे मैंने 2 वायर बनाया, तो सपोज करो कि यहाँ से एक चार्ज को पास होके जाना था, तो इसको पास होके जाने के लिए कुछ ही डिस्टेंस कवर करना था, तो कुछ डिस्टेंस कवर करके चला गया, रेसिस्टेंस कम हुआ। लेकिन इसको यहाँ से जाना है तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा, तो इसके लिए रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। ऐसे इमेजिन करो ना कि जो चार्ज है वो एक बाइकर है, बाइक चलाने वाला एक आदमी, और उसको ये जो तार है, तार वायर जिस तार से पास होना है, वो सपोज कर लो कि एक गली है। तो अगर कोई भी चार्ज एक गली से पास हो रहा है और गली छोटा है, बाइकर गली से पास हो रहा है, गली छोटा है, तो वो जल्दी पास हो जाएगा। मतलब उसको रुकावटें जो मिलेगी गली के अंदर वो बहुत कम मिलेगी, थोड़ा इधर उधर 1-2 को मिलेगा, गली ही छोटा है। अब बहुत लंबी गली है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रुकावटें मिलते जा रही है, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा है गाइस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप एरिया देख लो वायर का, एक का एरिया मैंने पतला रखा है और एक का एरिया वायर का मैंने मोटा रखा है। मतलब कुछ ऐसे इमेजिन करो
कि एक बाइकर को जाना है, एक गली बहुत पतली सी गली है और एक गली बहुत चौड़ी सी गली है, तो किस में आसानी होगी बाइकर को जाने में, पतली वाली गली में या चौड़ी वाली गली में? तो ऑफ कोर्स चौड़ी वाली गली में। किस में मुसीबतें आएगी, किस में डिफिकल्टीज आएगा? पतली वाली गली में। तो जो पतला वाला गली होता है इसमें रुकावटें ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें रेसिस्टेंस हाई होगा, और जो मोटा वाला है इसमें रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एरिया बड़ा उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो, और जिसका एरिया छोटा उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई। तो ये दूसरा हमारा फैक्टर होता है गाइस, जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। तो ये दो इक्वेशंस हमारा मिल जाता है R1 और R2 से। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं। तो ये बन जाता है मर्ज करने पे L/A फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब मर्ज करते हैं गाइज तो आ जाता है R इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, और अगर इक्वल टू लगा देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है रो, हो जाता है फॉर्मूला रो इंटू L/A। यहाँ पे ये जो रो कांस्टेंट लगा है इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या कहा जाता है गाइज? रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये रेसिस्टिविटी है। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली आपको ये दो ही जानने हैं, दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इन दोनों से यहाँ पे एक डेरिवेशन भी आ गया और एक नया फार्मूला भी बन गया कि फ्रॉम दीज टू थिंग्स व्हाट विल हैपन, L/A आ जाएगा और इसमें रो लगा देंगे कांस्टेंट के लिए। अब अगला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी कहता है यही कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर जितना हाई रहेगा बायर में उतना ज़्यादा रुकावटें आएगी। तो टेम्परेचर हाई है मतलब उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पहले तो भाग दौड़ कर रहे हैं बायर के। अब उस बीच कोई भी यहाँ से बाइकर पास होना चाहता है तो उसको और ज़्यादा मुसीबतें होंगी। जैसे समझ लो एक गली है, गली का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है मतलब वहाँ कुछ भूकंप आ गया, कुछ मान लो ऐसा, ये आग लग गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो पहले ही वहाँ के लोग इधर इधर गली में भाग दौड़ कर रहे होंगे, भागो रे जल्दी भागो, आग लग गया आग लग गया, पहले ही लोग भाग रहे होंगे। और वहाँ से एक बाइकर ऐसे जाना चाहता है तो क्या होगा? उसको और ज़्यादा रुकावटें मिलेगी, लोग इधर इधर दौड़ रहे हैं और उस बीच उसको पार होना है वहाँ से, तो और ज़्यादा रुकावटें हो जाएंगी, मतलब रेसिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा। सिंपली सी बात है। तो इस तरह से यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे भी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब अगर वो मटेरियल मेटेलिक हुआ तो मेटेलिक आर द गुड कंडक्टर, तो इसमें रेसिस्टेंस जो होता है गाइज, इसमें रेसिस्टेंस जो होता है वो लो हो जाता है। और अगर वो मटेरियल नॉन मेटेलिक रहा, नॉन मेटल टाइप के सब्सटेंस का रहा, तो उसमें जो रेसिस्टेंस है हमारा वो हाई हो जाता है। इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। अगर गुड कंडक्टर वाला मटेरियल हुआ, मेटल वाला मटेरियल हुआ, तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स के बारे में था। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 9। तो स्लाइड नंबर 9 देखिए हमारा क्या कहता है, ऑफ कोर्स रेसिस्टिविटी के बारे में, अभी अभी जस्ट मैंने बताया रेसिस्टिविटी। तो ये इंटरनल कैपेसिटी है किसी मटेरियल का जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। वही रो को तो आपके पास अभी अभी याद करिए फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A गाइज। तो यहाँ से A को इधर भेज दीजिए तो हो गया R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। अब L को इधर ले आइएगा तो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, यानी कि फार्मूला बन गया रो इज इक्वल टू RA अपॉन एल। तो ये रेसिस्टिविटी का फार्मूला हो जाता है गाइज। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं तो देखो आप यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो इस 1 मीटर से ये वाला काट दो, यानी इसका यूनिट बन जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। और इसको इंडिकेट करेंगे ऐसे ओम और ऐसे मीटर, एम लिख करके इस तरह से इसको इंडिकेट करेंगे गाइस। तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और ये रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। आपके एनसीईआरटी या किसी अदर बुक में आप देखोगे तो इस रो का एक परफेक्ट वैल्यू गिवन रहता है ना। तो रेसिस्टिविटी का मतलब हुआ रुकावट लाने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ठीक है गाइज, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड है 10 स्लाइड। तो ये है नेक्स्ट क्लास के बारे में डिटेल्स कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि रेसिस्टिविटी तक पढ़ लिए तो अगला टॉपिक हमारा बच जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज,
डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। ये 4-5 टॉपिक है जो हमारा बच जाता है जिसको अगले क्लास में कवर करेंगे। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी क्लास खत्म नहीं हो रहा है, रुकिए रुकिए, धैर्य रखिए। अब हम लोग का टाइम आता है, ये तो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, अब हमारा टाइम आता है क्वेश्चन टाइम। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए, ताकि आपके माइंड में जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो अच्छे से स्टोर हो सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन क्या है गाइस कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब टोटल जो चार्ज है वही वो 1 कूलम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो आपको याद कीजिए, मैंने पहले ही स्लाइड में बताया 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। चार्ज हो गया 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो टोटल चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज के पास आप 1 कूलम लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, n छोड़ दो। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी मैंने आपको पढ़ाया था, 9 में भी आप पढ़ोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। तो कूलम से कूलम कट गया, n इज इक्वल टू क्या बच जाएगा गाइज, यहाँ का 1, डिवाइड में आ जाएगा पूरा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब देखो, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो हो जाएगा 10/16, ये ऊपर चला गया 10 का पावर 19, तो ये प्लस 19 बन गया। अब 10/16 को काट लेना, तो ये आ जाएगा 0.625 और इंटू रह जाएगा 10 का पावर 19। अब इसमें से देखो, पॉइंट को हम एक डिजिट आगे ले जाना चाहते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा 6.25 बन जाएगा, इंटू 10 का पावर 1 घट जाएगा, क्योंकि पॉइंट मैंने आगे बढ़ाया तो पावर जो है 1 घट जाएगा। तो इतना आ गया आंसर, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले ही ऊपर देखो मैंने यहाँ लिख दिया था कि इतना होगा गाइस, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल इन द वायर। पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब भी in a wire if 120 joule work done is to carry the 15 coulomb of charge। तो V is equal to W/Q फार्मूला होता है। 120 जूल वर्क डन है, कैरी करने का चार्ज है 15 कूलम, 15 से इसको काट दो, 8 बार आ गया, 8 वोल्ट हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का नहीं है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। इस क्वेश्चन टाइम में देखिए, फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा गया है कि इन अ सर्किट द पोटेंशियल सप्लाईज ऑफ द 220 वोल्ट, यानी V का वैल्यू हो गया 220 वोल्ट, इट क्रिएट्स 11 एम्पियर करंट, I का वैल्यू हो गया 11 एम्पियर। आपको पूछ रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो R इज इक्वल टू V/I होता है गाइज। तो V 220 और I 11, काट दो इसको, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस कितना ओम हो गया, 20 ओम हो गया। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली हमारा ये जो पोर्शन है आज वाला जो मैंने आपको बताया वो होता है ख़त्म, ठीक है। तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट का मैंने ये सारा कुछ टर्म्स आपको बताया, आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या, और कैसे हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पूरा 50 डेज़ के सीरीज़ में आपका इंटायरली मैथमेटिक्स एंड जो साइंस का पोर्शन है वो मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि आपका जो है अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके, टर्म 2 में आप अच्छा मार्क्स ला सको, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।